Hi students, myself Varun Pandey. I am the academic director, Gate Master बरेली सेंटर. डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत टाइम के बाद मिले हैं पूरी एनर्जी के साथ. आज का जो सेशन है वो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनेगा. आगे चल के उनके लिए एक पत्थर का मील बनेगा कि वो आगे जितने भी करियर ऑप्शन है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हैं. इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. एक छोटी सी स्टोरी आप सभी को ध्यान होगी. सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली. सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, जब सचिन पैदा हुए थे तब नर्स सचिन को लेके आई थी और ये नहीं उन्होंने कहा था कि ये 100 सेंचुरी मारेगा. क्या ऐसा बोला था? नहीं बोला था. ऐसे ही हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको लाइफ में स्टार्टिंग में नहीं पता होता है कि वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करेंगे डबल डिजिट रैंक से, गेट क्वालिफाई करेंगे डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट रैंक से, या आईआईटी में जाके एमटेक करेंगे. स्टार्टिंग में कंटिन्यूटी मैटर करती है और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस जो है आप कोई बड़ा से बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं. आज मुझे थोड़ी सी शिकायत भी है इंडियन सिस्टम के साथ. जितने भी स्टूडेंट्स हैं खासकर गवर्नमेंट कॉलेजेस से जो बिलोंग करते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स, टीचर्स, बच्चे एक उनके सामने माइलस्टोन सेट करते हैं. आज हमारे साथ हमारे स्टूडेंट हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको ऑफर लेटर दिया है. उसके बावजूद कॉलेज के कुछ टीचर्स अपनी ईगो, अपनी थोड़ी सी चीजों को लेते हुए बच्चों को उस चीज को जो कि वो डिजर्व करते हैं वो नहीं देते हैं. मैं इस चीज की मुझे यहां पे थोड़ी सी शिकायत है सिस्टम से. लेकिन छोड़िए, आप हमेशा जब भी सक्सेसफुल बनते हैं तो सफलता इतनी श्योर करती है कि आप मैटर नहीं करता कि सामने वाला क्या कह रहा है. मैटर करता है आपने जो डिजर्व किया है, जो अचीव किया है, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है. हमारे साथ आज अमरेंद्र हैं. अमरेंद्र ने एक माइलस्टोन सेट कर दिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स, अमरेंद्र ने ये चीज प्रूव की है कि रिस्पेक्ट की भीख नहीं मांगी जाती है, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है. और इसी के साथ आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं. अमरेंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. अमरेंद्र ने हम लोगों के 2 साल के एफर्ट को एक शानदार वे में हमें वापस से रिवर्ट बैक किया है. अमरेंद्र, कैसा ये जबरदस्त अचीवमेंट है. इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 69th रैंक. क्या समझते हैं, क्या मोटिवेशन है आपके लिए, जो क्या आपको पता था जब आप स्टार्ट कर रहे थे कभी तैयारी, जो पहला दिन था, दूसरा दिन था कि आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे? क्या आपको उस दिन पता था जब आपने पहली बार तैयारी स्टार्ट की थी? एक्चुअली में मैंने जो यहाँ पे गेट मास्टर में ट्रेनिंग स्टार्ट किया था वो सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था. लाइक सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने यहाँ पे इनरोल किया था. और उस टाइम पे इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं था कि मेरे को आईएएस निकालना है. और मैं यहाँ आया था लाइक मेरे को पीएसयू चाहिए या एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से मैं आगे ग्रो कर सकूं. तो मैंने यहाँ पे आके 2 साल लाइक अपना ट्रेनिंग किया, कोचिंग किया. उसके बाद मेरे को वहां से आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिला. तो उसके बाद भी मैंने जो गेट मास्टर थे उसी के नोट्स को रिवाइज करके अपना और भी 2-3 को टेस्ट सीरीज दिया. उसके बाद मेरे को पीएसयू मिला. तो धीरे धीरे यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहा. उसके बाद कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता तो और अच्छा पीएसयू मिला. उसके बाद इसी के साथ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में भी मेरा 69th रैंक आया. सो यहाँ पे बहुत बहुत थैंक यू टू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी. अमृत, एक क्वेश्चन है. तैयारी तो सभी करते हैं, तैयारी यहाँ पे बहुत स्टूडेंट करते हैं, आके सिलेक्टेड होते हैं कुछ लोग गेट में, और ईएस तक हिम्मत बहुत ही कम दिखा पाते हैं. अमृत, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट. मैं सच में बताना चाहूंगा, अमरेंद्र ने वो माइलस्टोन सेट किया है जो कि बहुत सारे बच्चों को होपफुल बना देगा कि सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं. अमरेंद्र, क्या देखते हैं प्रिपरेशन जब आपने स्टार्ट की
कैसे चीजों को कंप्लीट किया, क्योंकि आप यहां से गए, पढ़ के नोट्स पढ़े, क्या चीजें आपको अलग बनाती हैं जो कि आपने पहले अटेम्प्ट में आईआईटी कानपुर, वो भी वहां की आईओआर ब्रांच जो कि टॉप ब्रांच है, वहां का रिटर्न इंटरव्यू सब क्वालिफाई किया। क्या पॉइंट था जो पहला जो जंक्शन में आपको सक्सेस मिली, वो जो सक्सेस थी पहली सक्सेस, उसके लिए आपने डिफरेंट क्या किया बाकी स्टूडेंट से? सबसे पहले तो लाइक एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए गेट मास्टर ज्वाइन किया। उसके लिए 2 साल रिग्रेस प्रिपरेशन किया। लाइक जो नोट्स है, जो बुकलेट गेट मास्टर ने प्रोवाइड कराया, उसको पढ़ा। उसके बाद जो इंडियन ऑथर्स के बुक है, उसको मैंने ओनली न्यूमेरिकल के लिए प्रेफर किया। बिकॉज थ्योरी के लिए गेट मास्टर में ऑलरेडी कवर करा चुके थे जी। तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने उसको इंडियन ऑथर को प्रेफर किया। उसके बाद मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो गेट मास्टर में कोचिंग में लगवा दिए जाते हैं। उसके अलावा मैंने उनको 4 से 5 बार उनको रिवाइज भी किया। उसके अलावा जो एंड मोमेंट में आके जो टेस्ट सीरीज का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। आपको एक वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइक टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे अपनी एक्यूरेसी को मैनेज करें, तो उसका एक अलग बेनिफिट था। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि 2-3 एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन करें और लास्ट के 3-4 मंथ में रिग्रेसली टेस्ट दें और अपने नोट्स रिवाइज करें, फॉर्मूले याद करें, न्यूमेरिकल्स लगाएं एंड रिग्रेसली टेस्ट दें। इससे डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा और आप कहीं आईआईटी इवन पीएसयू में भी लैंड कर सकते हैं। अमरेंद्र की जो जर्नी है उसको हम बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। 2016 अमरेंद्र रैंक कितनी? 2016 में मेरा रैंक 1639 रैंक था। 1639 रैंक अमरेंद्र फर्स्ट अटेम्प्ट में लेके आते हैं और जाते हैं आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में 6 महीने ही एक सेमेस्टर ये रहते हैं और उसी के साथ साथ ये तैयारी करते रहते हैं। सेकेंड लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, वहां पर लेवल 2 प्रिपरेशन होती है आईआईटी कानपुर में। अमरेंद्र, आईआईटी कानपुर में क्या क्या चीजें आप करते थे? वहां पे जो जाने वाले स्टूडेंट से कैसे आपका मन बना कि नहीं अभी कुछ और करना बाकी है? क्योंकि जनरली लोग आईआईटी में एमटेक लेने के बाद भूल जाते हैं क्योंकि प्लेसमेंट वहां से अच्छा हो जाता है। तो आपने कैसे, क्या चीज आपको मोटिवेट की कि नहीं मुझे अभी और तैयारी का एक अटेम्प्ट देना है? क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट जो 2016 में पास आउट हुए, 2017 में जो इनकी सेकंड टाइम रैंक आई, वो अमरेंद्र रैंक कितनी थी? मेरी 402 रैंक थी अमरेंद्र की। एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ खत्म होते ही गेट का पेपर दिया, 402 रैंक आई। अमरेंद्र को उस समय मिला बीईएमएल पब्लिक सेक्टर। जो स्टूडेंट एमटेक कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, अमरेंद्र क्या चीज सजेस्ट करेंगे अगर आप जैसे स्टूडेंट है जो कि आईआईटी में जा चुके हैं, उनको और अच्छी रैंक के लिए ट्राई करना है, तो क्या चीजें आपने की जो कि अदर स्टूडेंट नहीं करते थे वहां पर? अगर आप आईआईटी में एक बार लैंड हो गए तो आपके 2 मोटिव हो सकते हैं। एक तो लाइक आपको आईआईटी में रहना है, आपको प्रिपेयर करना है, वहां से भी आपका प्लेसमेंट काफी अच्छा हो जाता है। लाइक काफी सारे फ्रेंड है जिनका 36 लाख तक पैकेज हुआ है, जबरदस्त। दूसरी बात, अगर आपको पीएसयू में जाना है या इंजीनियरिंग सर्विस या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपको कीप ऑन प्रिपेयरिंग करना पड़ेगा जी। उसके लिए जो आपके गेट मास्टर के नोट्स हैं या आपके जो भी आपने हैंड नोट्स बनाए हैं उनको रिगुलरली फिर से फॉलो करना है, अलग लेवल पे फॉलो करना है, अलग लेवल के क्वेश्चन लगाने, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। और जो काफी आपके नोट्स, यहाँ पे 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक है आपने तैयारी कर रखी थी, पहले से नोट्स आपके तैयार थे, उसके साथ आपने क्या चीजें और की वहां जाके एमटेक के ड्यूरेशन में, और कब कब की? क्योंकि आईआईटी में सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे संडे आप पढ़ते थे वहां पे? यस सर, सैटरडे संडे ऑफ रहता है और इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको अब फोकस आपका पीएसयू है तो आप उसको थोड़ा लूज रख सकते हैं। अगर आपका फोकस उधर है, आपको एमटेक करना है, आपको प्लेसमेंट लेना है, तो आप अपना फुल टाइम उधर दीजिए। लेकिन आपका अगर फोकस आपको बाहर जाना है तो आप एक्चुअली में उधर थोड़ा लूज रख सकते हैं और अपना फुल टाइम पीएसयू या गेट की प्रिपरेशन के लिए दीजिए। सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। आपके बैच में कितने बच्चे थे आईओआर एमटेक में? एमजेपी आरयू से ये पास आउट हुए, मैकेनिकल में आईआईटी कानपुर गए एमटेक करने के लिए। कितने का बैच था वहां पे? 26 के अराउंड 26 बच्चों का बैच। कितने तैयारी कर रहे थे आपकी तरीके से जूझ के? उसमें हार्डली 1 या 2 बच्चे ही कर रहे थे, बिकॉज उसके लिए मोटिवेशन मैंने बताया आपको। सचिन तेंदुलकर जो महान बने, कंसिस्टेंसी से बने। इसी तरीके से अमरेंद्र ने जो ईएससी एग्जाम निकाला, एक कंसिस्टेंसी एफर्ट आपको दिख सकती है यहाँ पे। हमने क्या चीजें अलग की आपने उन बच्चों से?
सो लाइक मेरा कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर था। यहाँ पे गेट मास्टर में 2 साल ऑलरेडी कोचिंग किया हुआ था जी। उसके अलावा फिर क्या जो मेरे को वीक पॉइंट अपने लग रहे थे, जहाँ पे मेरे वीक सब्जेक्ट कुछ मेरे को लग रहे थे, जिसकी वजह से उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया था कि पहले अटेम्प्ट में PSU मिल जाए जी, बहुत अच्छा मेरे को IIT मिल जाए। तो उसके बाद मैंने जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे उन पे फोकस किया। जो टेस्ट सीरीज में मेरे को वीक पॉइंट लग रहे थे उनको वहां से नोट डाउन करके अपने नोट्स में लिखा। उसके बाद फिर से सबको रिवाइज किया, फिर से और टेस्ट सीरीज दिया। तो उसके बाद मेरा रैंक उतना आया कि मेरे को PSU उस बार मिला। मुझे अभी भी ध्यान है, नवंबर का टाइम था या अक्टूबर का टाइम था, अमरेंद्र का फोन आता है, सर टेस्ट सीरीज चाहिए, चार्ज कितना होगा? मैंने कहा भाई गेट की तैयारी अभी भी कर रहे हो? मैं कहने लगा सर बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है करो। तो उस समय से इनके अंदर एक डेडिकेशन था। अब आते हैं लेवल 1 रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में तैयारी की, IIT कानपुर गए, IIT कानपुर में तैयारी की, 402 रैंक ले आते हैं, पब्लिक सेक्टर मिलता है, BML नहीं ज्वाइन करते हैं। फाइनल ऑफर लेटर मिलने के बाद फिर से तैयारी करते हैं और तैयारी के बाद रैंक गेट में कितनी? 209 ONGC कॉल करता है। उसके बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन रैंक 69 रैंक लेके आते हैं। जबरदस्त अचीवमेंट अमरेंद्र, आप बहुत बच्चों के लिए, रोहिलखंड रीजन के लिए एक प्राउड का विषय है। कोई टीचर इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन अमरेंद्र ने प्रूव कर दिया है कि इस समय पूरे रोहिलखंड रीजन में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम इन्होंने बहुत अच्छी रैंक से निकाला है, वो भी मैकेनिकल जैसे फील्ड में जिसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा टफ है। सर अमरेंद्र कैसे बात करते हैं, कुछ जो स्टूडेंट के पॉइंट है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं यहां पे रेज करूंगा। आप टेस्ट सीरीज के ऊपर इंफोसिस दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज करिए, डिफरेंट कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके रखिए। टेस्ट सीरीज के लिए आपकी हमेशा इंफोसिस है, बच्चे मेरे से हमेशा कहते हैं सर हमारा सब्जेक्ट ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, हम जब सब्जेक्ट कर लेंगे तब टेस्ट देंगे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि टेस्ट अभी सब्जेक्ट पूरा लगता होगा, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप क्या टेस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता था तब भी टेस्ट लेके बैठ जाते थे, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे? एक्चुअली में टेस्ट सीरीज में एक प्रोविजन है कि आपके पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज भी टेस्ट है जी। उसके बाद आप उनको करते हैं, आपके पास फुल लेंथ के टेस्ट है, उसके बाद मॉक टेस्ट भी है, और उससे सबसे पहले एक डेमो टेस्ट भी होता है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे आपको करना है जी। तो स्टार्टिंग में अगर आपके जितने सब्जेक्ट टॉपिक जितना भी कवर हो रहा है, आप उस टॉपिक को चुनिए, कवर कीजिए, फिर आप उसका टेस्ट सीरीज दीजिए, फिर अपने आप को कंपेयर कीजिए बाकी लोगों से कि आप कहाँ लैंड कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं, स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, टेस्ट में नंबर कम आ गए, छोड़ दिया टेस्ट को। आपके साथ भी हुआ होगा, टेस्ट दिए होंगे, नंबर कम आए होंगे, उस टाइम पे क्या मोटिवेशन था कि मैं कैसे इंप्रूव करूं? आपके अंदर जो जुझारूपन है वो एक बच्चे के अंदर कैसे आए? जब आपको फीलिंग आती है कि अब बात नहीं बन रही है, लेवल ज्यादा है एग्जाम का, हमारा लेवल कम है, तो लोग यहाँ पे गिव अप कर देते हैं। वो जो आपका रेंज था वो आपने जो फुलफिल किया, जो बैंड है उसको क्रॉस कर दिया, तो क्या मोटिवेशन था? क्या जब चीजें नहीं बनती हैं, चीजें नंबर कम आ रहे होते हैं, उस समय क्या चीज आपको मोटिवेट रखती है? तो पहली बात तो खुद को इतना कंपेयर भी नहीं करना टॉपर के साथ कि खुद को डिप्रेस हो जाए, लेकिन इतना फ्री भी नहीं छोड़ना है। खुद को एक बेंचमार्क हमेशा बना के रखना है कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, इतना मेरे को इम्प्रूव करना है। आपने टेस्ट दिया, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कोई भी टेस्ट दिया, उसमें आपका रैंक उतना अच्छा नहीं आया, आप एक्सप्लेनेशन देखिए। ये नहीं टेस्ट दे दिया उसके बाद हो गया, जितना मार्क्स आना था आ गया, मैंने टेस्ट दे दिया, मेरा फॉर्मेलिटी पूरा, इससे कुछ नहीं होगा। आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। आप उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, उसमें जो भी आपको वीक पॉइंट लग रहे हैं, आपको नई चीज आपको मिल रही है, उसको उठा के अपने नोट्स में डालिए। इससे क्या है, अगली बार जो भी आपको फुल लेंथ टेस्ट में अगर उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा या गेट में उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपके नोट्स में वो चीज है। आपके नोट्स को इतना वैल्यू उसमें ऐड कीजिए ताकि एग्जाम आसान हो जाए। जी बिल्कुल। हमने एक बात है, आप ये होगी टेस्ट सीरीज की फोकस कि आप टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करिए। हमने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल, BDA हॉस्टल में आप रहते थे, आपने बताया। यस सर। हॉस्टल में डिस्ट्रैक्शन होते हैं बच्चों के पास, कभी मूवी देखने जाते हैं, आपने इन सब चीजों से आप क्या चीज थी जो मोटिवेट रखती थी कि आज की डेट में मूवी नहीं जाना है, किसी ने बोला चल बर्थडे पार्टी है नहीं जाना है, कैसे इन सब चीजों को आपने मैनेज किया? सो एक्चुअली में जो मेन फोकस था वो लाइफ में करना क्या है,
यहाँ पे रुहेलखंड में आके लाइक मेरे को कुछ ऐसे सीनियर थे जो ऑलरेडी 40 या 50 60 मार्क्स लाके IIT रुड़की में जाके एडमिशन ले चुके थे। तो मेरे को एक बाहर का देखना था लाइक आफ्टर बीटेक व्हाट इट इज। सो उसके लिए मैंने हमेशा माइंड में रखा था कि या तो PSU है या IIT है या फिर इंजीनियरिंग सर्विस है। इंजीनियरिंग सर्विस बहुत दूर की बात थी उस टाइम पे, तो मैंने प्रिपेयर किया। उसके बाद यही एक फोकस था कि कुछ तो होना चाहिए जब बाय द टाइम यू आउट फ्रॉम द MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपके पास कुछ होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रिपरेशन किया। मैं मूवी देखने नहीं जाता था। अगर आपका गेट एग्जाम हो गया है आप तब मूवी देखिए जितनी आपको देखनी है, या बीच में आप मैच देख सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का, बट कोई लंबा ब्रेक नहीं लेना है कि आज शाम तक पढ़ना ही नहीं है, ऐसे नहीं करना है। कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, बहुत क्लियर विजन था। ये विजन क्लियर कैसे हुआ? क्योंकि आप हमारे यहाँ सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आ गए, ये विजन कैसे क्लियर हो गया कि गेट ही करना है, चलिए कोचिंग करने जाते हैं? अगर यहाँ पर कोचिंग नहीं तो क्या? अगर गेट मास्टर का रोल हम यहां से हटा देते हैं, फिर आप अपने को कहां देखते हैं? क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे होते अगर आप सिर्फ तैयारी करते? क्या रोल था कोचिंग का यहाँ पर? सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से एक फील होने लगा था लाइक जो सीनियर्स गए थे, तो उसमें सबसे पहले जो दिमाग में चीज आती थी आफ्टर इंजीनियरिंग किया तो वो गेट आता है। सबसे पहले गेट आता है आपके दिमाग में। आपके लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है। तो उसके लिए सबसे पहले एक कोचिंग अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। आपका जो इफर्ट है, आपका टाइम है, आपकी एनर्जी है, सब कुछ काफी लेवल तक सेव हो जाती है। अगर आपको गेट मास्टर या कोचिंग का आप इफर्ट हटा दें उसमें, तो आप खुद से बुक लेके बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको किसी भी कोचिंग में इतना या गेट मास्टर में आपको इतना करा दिया जाएगा एक दिन में कि आपको सेल्फ में उसको 1 वीक में भी कवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी आपको रहेगा कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, डिमोरलाइज हो जाओगे और उसके बाद एनर्जी नहीं बचेगी तो आप मे भी गिव अप कर दे प्रिपरेशन के लिए। सो एक छोटा सा इफर्ट अगर आप इनरोल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको काफी ऊंचे टारगेट तक ले जाने में काफी हेल्पफुल रहेगा। अमृत, आजकल बच्चे कहते हैं हम वीडियो लेक्चर देख लेते हैं। वीडियो लेक्चर्स को क्या आप एक स्टडी का पैरामीटर मानते हैं कि हम वीडियो लेक्चर देख के एक एग्जाम ESC या गेट जैसा एग्जाम निकाल सकते हैं? सर एक्चुअली मेरे को फिजिकल ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मैंने ना ही कभी वीडियो लेक्चर देख के प्रिपरेशन किया है, ना ही मेरे को उतना पसंद है वीडियो लेक्चर, ना ही लैपटॉप में मेरे को पढ़ना पसंद है। मैं हमेशा लाइक जो फिजिकल है, ताकि आप अगर कोचिंग ले रहे हैं तो आप फैकल्टी से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, अपने थॉट अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है वो रेज कर सकते हैं। सो वो वीडियो लेक्चर में आपको 1% जो उसके माइंड में आ रहा है वो डिलीवर कर रहा है। आपको अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी अच्छी बात है, वो आपको ऑब्जर्व करना ही करना है, वो आपका हेडेक है। बट कोचिंग में आप फैकल्टी से क्लास के बाद में मिल सकते हैं, क्लास में आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सो काफी सारे प्लस पॉइंट है और इसमें ये है कि आपको प्रिपेयर करना है, आपको समझ आना चाहिए तभी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो लेक्चर का भी कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है कि लाइक आपको कोचिंग ज्वाइन कर लिए प्रॉपरली, आपको वीक में 2 दिन आना है तो उतना तो आप इफर्ट डाल सकते हैं एक्चुअली। अमृत, एक लास्ट पॉइंट, जो यहाँ पे UPSC IAS एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, UPSC का क्या माहौल है? धौला कुआं का वो UPSC हाउस जिसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें आप अंदर एंट्री किए थे फर्स्ट डे, कैसा फील था? एक्चुअली वो लोग टाइमिंग जो हमको दिया था वो 9 बजे आपको आना है और 9 बजे से पहले आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी, इतना स्ट्रिक्ट था। लाइक बाकी किसी एग्जाम में आपको 8:30 पे बुला लेते। हमें थोड़ा सा यहाँ पे बताइएगा, बच्चे यहाँ पर दिमाग में बैठाल के रखते हैं हम IIT से नहीं है, हम NIT से नहीं है। जिस दिन आप उस गेट पे खड़े थे आपके साथ बहुत सारे IITian खड़े होंगे, आपके साथ बहुत NITians खड़े होंगे। उस समय वहां पर एक गवर्नमेंट कॉलेज जो कि स्टेट का बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है, जो कि नॉर्मल बच्चे मानते हैं कि हमारे बस की नहीं है, वहां का बच्चा वहां पे दम के साथ खड़ा था। अमरेंद्र चौहान वहां दम के साथ खड़े थे उस इंटरव्यू के लिए। कई फैक्टर आया क्या कि IITians के बीच में कंपैरिजन होगा? नहीं, एक्चुअली में ये एक माइंड सेट है। अगर आप अपने माइंड में रख लेंगे कि अब मैं IITian नहीं हूं तो आप ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने आपको अलग स्टैंड करना है। आप UPSC ESC का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है या और कोई भी एग्जाम है, वो सभी के लिए ओपन है। आप अपना एफर्ट करो, प्रिपरेशन करो, आप जाके वहां डील करो। ये नहीं कि IIT से तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कोई नहीं मिलने वाला है। आपके दिमाग में अगर आपने प्रिपरेशन किया है, आपकी डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन है, वही आपके काम आएगी।
तो ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। आप IIT से हैं, आप NIT से हैं, आप नॉर्मल कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से हैं, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप वहां डील कर सकते हैं। ओके, मींस ये मैसेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये स्टूडेंट हमेशा कहते हैं कि सर हमारा कॉलेज बैकग्राउंड एवरेज है, ये एग्जाम तो कोई बाहर से ही निकालता है। कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन द स्टूडेंट 69 रैंक, रिमार्केबल रैंक जो कि हमारे स्टूडेंट ने अचीव की है। यहाँ पर अमरेंद्र, इंटरव्यू का थोड़ा सा बताइएगा, मैकेनिकल के स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्या क्वेश्चंस का पैटर्न था, कहां से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, टेक्निकल में उन्होंने क्या पूछा, थोड़ा ब्रीफ करके बताएंगे जरा इसको। हाँ, सो पहले मैं बताता हूँ लाइक PSU के इंटरव्यू में क्या होता है, उसके बाद IES के इंटरव्यू में क्या होता है। सो अलग अलग PSU अपना अलग अलग इंटरव्यू का उनका सिस्टम रहता है। ONGC में मैं आपको बताऊं ओनली इंटरव्यू होता है, और IOCL में क्या होता है, आपका GD भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। तो उसमें आपसे मेनली टेक्निकल क्वेश्चन और HR क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ES के इंटरव्यू के बारे में अगर बात करें तो वहां पे 4 पर्सन रहते हैं, एक चेयरपर्सन रहता है जो आपके मार्क्स डिसाइड करता है। बाकी के पर्सन ओनली और आपका क्वेश्चन आंसर होता है, लेकिन जो मेन आपके जो मार्क्स डिसाइड करेंगे वो चेयरपर्सन UPSC का मेंबर होता है, वो आपके मार्क्स डिसाइड करता है। अराउंड 25 to 30 मिनट तक आपका इंटरव्यू चलता है। इसमें वो चेयरपर्सन आपके नॉर्मल HR क्वेश्चन या जनरल आपकी फैमिली बैकग्राउंड की क्वेश्चन, आपका होम टाउन की क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी के 3 कौन सा कोई सब्जेक्ट पूछा उन्होंने कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसा UPSC IAS इंटरव्यू पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, वो फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछेंगे। तो लाइक जो मेंबर होगा वो आपसे ओनली ऑन आपके फैमिली के क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी के 3% वे भी किसी भी IIT के रिटायर्ड प्रोफेसर या रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं, तो वो आपके लिए लाइक सब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, लाइक कैविटेशन क्या होता है, LPSH क्या होता है, ये फ्लूइड मशीनरी से मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, आपको आ रहा है अच्छे से आपको डिलीवर करना है उनको, ताकि उनको भी लगे कि हाँ इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। और जो मार्क्स थोड़ा हेजिटेशन हुआ होगा क्या, बोर्ड पे बुला लिया कि बोर्ड पे सॉल्व करो, या शीट दे दी होगी कि सीट पे सॉल्व करिए, कोई डेरिवेशन करिए, इक्वेशन सॉल्व करिए, कुछ ऐसा करवाया उन्होंने? एक्चुअली में जब आप एंटर करते हो तो उस नाम से एक्चुअली में नर्वसनेस आ जाती है कि आप UPSC के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा टेबल लगा है, उसकी चारों ओर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बैठे हैं, आप सामने उनके बैठे हैं। तो ऐसा बस वो आपको पेपर देंगे, प्लेन पेपर, पेंसिल रहेगा, उस पे आपसे कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, आपको कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए बोलेंगे, कोई भी इफिशिएंसी ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। तो लाइक वो A4 साइज पे आपका चलेगा पूरा इंटरव्यू। मींस टेक्निकल ने आपसे पूछा कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, पूछा क्या? यस सर। क्या सब्जेक्ट आपने बताए थे? मैंने थर्मोडायनेमिक्स और HMT, RSC और पावर प्लांट, मेनली जो अपना थर्मल पार्ट है वो मैंने अपना स्ट्रॉन्ग कवरेज बताया। ओके, तो उन्होंने क्वेश्चन केवल उन्हीं एरिया से पूछे कि अलग क्वेश्चन? कुछ लोग उन्हीं से पूछेंगे, लेकिन बाय द टाइम और भी पैनल के बंदे हैं वो भी अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। वो अपने अलग एरिया से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक आप स्ट्रॉन्ग हो वो ठीक है, लेकिन आपको अदर एरिया में आता है कि नहीं, उसको भी जज करने के लिए वो क्वेश्चन पूछते हैं। जी, इसका मतलब है यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो टेक्निकल पर्सन हमारे पास है वो आपको आपके एरियाज के अलावा भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन शेयर करिएगा, आपने जो थर्मल में आपसे पूछे गए हों। हाँ, तो मेरे से काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले मैं बताता हूँ कि जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या पूछा था। जो चेयरपर्सन थे उन्होंने पूछा था लाइक फैमिली बैकग्राउंड पूछा था, आप जहाँ रहते हो होम टाउन, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, और जितने भी अपने ये गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, इतने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं तो उनको जॉब नहीं लग रहा है, उनका एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए। लाइक आप एक्सपेरिमेंटल वर्क ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कॉलेज में, लैब ज्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब मैंने बताया था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इन सब कॉलेजों को कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है, तो ये आपको बताना था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ये आपके चेयरपर्सन पूछेंगे। चेयरपर्सन में अब टेक्निकल पे आ जाते हैं। टेक्निकल में मैंने जैसे थर्मल पार्ट बताया था या फ्लूइड बताया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा था व्हाट इज कैविटेशन, व्हाट इज MPSH, कंप्रेसर के टाइप, टरबाइन के टाइप कितना होता है, ये पूछा था। उसके बाद IC इंजन में भी थोड़ा उन्होंने टच किया था, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। सो इजिली बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, लाइक इसके टाइप कितने हैं, इसकी डेफिनेशन कितनी है, इसका फॉर्मूला, 1-2 डायग्राम भी उन्होंने ड्रॉ कराए थे फ्लूइड मशीनरी में। सो उतना आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और एकदम पॉजिटिविटी से आप जाइए तो कर सकते हैं।
ओके एक मार्क्स का क्या एनालिसिस है कि कितने मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिले? मुझे 126 मार्क्स मिले थे, 200 का होता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 140 150 तक मैक्सिमम जाता है, उससे ऊपर किसी का नहीं जाता, हार्डली जाता है। मैकेनिकल में आई थिंक 138 गया था, तो मेरा 126 था, तो ये ठीक था। जी जी, ओके, मीन्स जबरदस्त अचीवमेंट अमरीन, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। पूरी के पूरे जूनियर्स के लिए, अब मैकेनिकल के जूनियर्स के लिए, रोहिलखंड के जूनियर्स के लिए, बरेली के जूनियर्स के लिए अमरेन का मैसेज है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, गिव अप मत करिए, अपनी जो लाइफ के जो इस समय क्रूशियल आवर्स हैं उनको आप यूजफुल मैनर में इस्तेमाल में लेके आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू बरेली।